नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के प्राचीन इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं चोल, चालुक्य, पल्लव और साथ ही साथ संगम युग के बारे में। तो अब तक इस चैप्टर में हमने 40 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले लेक्चर को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, जहां पूछा जा रहा है कि तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, या डी उपर्युक्त सभी से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इसके रचयिता जो हैं वह तोलकाप्पियर है। ठीक, तोलकाप्पियम के रचयिता तोलकाप्पियर हैं, जो कि एक व्याकरण और काव्य से युक्त ग्रंथ है। तोलकाप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। तोलकाप्पियम तमिल भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना जो है वह सूत्र शैली में की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो सीधे आंसर कर सकते हैं ना, तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसकी रचना ऋषि अगस्त्य के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक तोलकाप्पियर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, सिलप्पादिकारम का लेखक था ए इलंगो, बी पर्णर, सी करिकाल, या फिर डी विष्णु स्वामिन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सिलप्पादिकारम का लेखक जो है वह इलंगो है। ठीक, देखिए, सिलप्पादिकारम का लेखक इलंगो अडिगल है और यह जो है संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक है, सिलप्पादिकारम क्या है, नाटक नहीं है, एक महाकाव्य है जिसका लेखक इलंगो अडिगल है, जो कि चोल नरेश करिकाल का पौत्र भी था। ठीक, नेक्स्ट, यह एक सूचियाँ दी हुई है यहाँ पर, इनको आपको सुमेलित करवाना है। एक तरफ विभिन्न पुस्तकें दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषयों को दिया हुआ है, और नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए तिरुकुलर प्रेम कथा, बी तोलकाप्पियम दर्शन, सी शिल्पादिकारम वणिक कथा, या फिर डी मणि मैखले या मैकले व्याकरण। कूट है ए 1 2 4 3, बी 2 3 4 1, सी 4 2 3 1, डी 2 4 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। तिरुकुलर देखिए, यह एक दर्शन की पुस्तक है। तोलकाप्पियम अभी अभी हमने देखा, यह जो है तमिल व्याकरण का ग्रंथ है जिसकी रचनाकार जो है तोलकाप्पियम है। और शिल्पादिकारम जो है, यह एक सेकंड, पेन में नहीं बदल रहा हूँ, भूल गया हूँ। शिल्पादिकारम जो है किस प्रकार की पुस्तक है, शिल्पादिकारम एक प्रेम कथा है, तो वहीं मणि महकले जो है एक वणिक कथा है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, निश्चिंत रहिए। देखिए, तिरुकुलर जो है एक दर्शन की पुस्तक है, तोलकाप्पियम जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, शिल्पादिकारम एक प्रेम कथा का ग्रंथ है, और मणि मैकले जो है एक वणिक कथा है। चलिए फिर से वही अपनी पेन ले लेते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन है आपके पास ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी, या फिर डी अरिका मेडू। एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अरिका मेडू। देखिए, भारत और रोम के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमको पुरातात्विक स्थल अरिका मेडू से प्राप्त होती, जो कि एक प्राचीन पूर्व तटीय बंदरगाह था। दरअसल अरिका मेडू की जो अवस्थिति है वह वर्तमान में पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल के तट पर है, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिका मेडू को ही पोडुके बंदरगाह कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिका मेडू को ही पोडुके बंदरगाह के नाम से संबोधित किया गया था। यहाँ के उत्खनन से हमको ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में बनी हुई रोमन की बस्तियाँ मिली, और साथ ही साथ इन बस्तियों से हमें कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए, जिसमें से कई रोमन वस्तुएं थी, जैसे कि शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, जिनको कि एम्फोरा जार भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एम्फोरा
जार। इन जारों का प्रयोग किस प्रकार से कैसे रहती थी? तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए यह एक कलश मान लीजिए और एक हैंडल इधर लगा था, एक हैंडल इधर लगा था, ठीक। तो 2 हत्थे जार या 2 हत्थे युक्त कलश मिला, रोमन लैंप मिला, रोमन प्याले आदि प्रमुख रोमन सामग्रियां या फिर रोमन वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। कहाँ से? अरिकामेडू से, जिसको कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पोडुके कहा गया है। और यह कहाँ पर अवस्थित है? तो वर्तमान में यह पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। पहले भी वहीं था, ठीक है, इधर उधर हिलता नहीं है कोई चीज़। देखिए, यहाँ से न केवल भारतीय माल जैसे कि मड़िया, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, रेशम आदि जो है वह निर्यात किए जाते थे, बल्कि रोमन वासियों के रूच के अनुरूप और नमूने मंगा करके मालों का निर्माण भी करके रोम को भेजा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडू। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि रोमन बस्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर बी से प्राप्त हुई रोम को रोमन बस्तियाँ। नेक्स्ट, एम्फोरा जार होता है एक, तो अभी हमने देखा कि लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार को एम्फोरा जार कहते हैं, जिसका प्रयोग शराब और तेल को रखने अथवा परोसने के लिए किया जाता था। और कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अरिकामेडू के उत्खनन से हमको रोम से आयातित इस प्रकार के 2 हत्तेदार जार या फिर एम्फोरा जार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कदम राजवंश का। देखिए, संगम साहित्यों में चेर, चोल और पांड्य राज्यों का ही उल्लेख किया गया है, अन्य किसी राज्य या संघ का उल्लेख इन संगम साहित्यों में नहीं किया गया है, ठीक। देखिए, संगम साहित्य में केवल चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और उनके विकास का विवरण प्राप्त होता है, और साथ ही साथ इस संगम साहित्य में हमको किसी भी अन्य राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। ये दुनिया भर की बातें हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती की, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि जो संगम साहित्य है उसमें हमको विभिन्न प्रकार के राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया, यानी कि हम संगम साहित्यों से उनके शासनकाल के बारे में स्पष्टतया निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राजनीतिक गतिविधियों पर, तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है संगम साहित्यों से, यही बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो जाहिर सी बात है पल्लव जो नहीं था, चेर, चोल और पांड्य राजवंशों की बात ही सिर्फ और सिर्फ संगम युग में की गई है। नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरूल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुरूल जो है वह तमिल भाषा में लिखा गया एक धार्मिक कविताओं का संकलन है। इसको तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा लघुवेद भी माना जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी, और ऐसा माना जाता है कि जो तिरुवल्लुवर थे वह ब्रह्मा के अवतार थे। कुरूल को ही मुप्पाल भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुरूल एक धार्मिक कविताओं का संकलन है जिसकी रचना तमिल भाषा में की गई है। कुरूल को ही मुप्पाल नाम से जाना जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी, जिनको ब्रह्मा का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो अभी हमने देखा कुरूल या मुप्पाल को जो है लघुवेद अथवा तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, जिसकी रचना जो है तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? ए कंबन, बी कुट्टन, सी नयनन या फिर डी टिक्कण। चलिए देखिए, तमिल रामायण या रामावतरम के जो लेखक थे वे थे कंबन, और इन्होंने जो है 7 खंडों में इस रामायण की रचना की है, ठीक है। फिलहाल देखिए, कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायण या रामावतरम की रचना की तमिल भाषा में की थी, ठीक है। नाम ही तमिल रामायण है तो भाषा भी तमिल ही होगी ना। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा
जाति अधिग्रहण को अस्वीकार करते थे। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन जो है वह सही है। चित्तरव्यास जो सिद्ध थे वे एकेश्वरवादी थे और उनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध या फिर उसकी निंदा की जाती थी। वहीं लिंगायतों ने जाति अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने यानी कि अछूत वाली व्याख्या को या अछूत शब्द को जैसी ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया था। लिंगायतों का विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त जो है वह शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। जब पुनः लौटेंगे नहीं या शिव में लीन हो जाएंगे तो उनका पुनर्जन्म तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमिलित करवाते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है ए गुप्त बादामी, बी चंदेल पनमैले, सी चालुक्य खजुराहो, डी पल्लव देवगढ़। कूट है ए 4 3 1 2, बी 4 2 3 1, सी 2 3 4 1, डी 3 4 1 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है उसको तो अभी हम देख लेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 4 3 1 2। आइए टिक लगा के देखते हैं। देखिए, गुप्तों के द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित देवगढ़ के झांसी मंदिर या देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चंदेलों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चालुक्यों के द्वारा चालुक्यों की जो राजधानी थी वह बादामी थी और पल्लव जो है उनका संबंध पनमैले से था। ठीक है, कहाँ से था? पनमैले से, मले से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक बार फिर से इन्हें देख लीजिए आप। देखिए, गुप्त जो है वह देवगढ़ से संबंधित है, चंदेल खजुराहो से संबंधित है, चालुक्य बादामी से संबंधित है और पल्लव जो है वह पनमले से संबंधित हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात हुई है हमारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज या फिर डी मणिग्रामम। तो अभी अभी मेरी बात हुई थी, हम लोग की पिछले लेक्चर में बात हुई थी इसी चैप्टर की, तो जाहिर सी बात है आपको आंसर पता होगा। मणिग्रामम जो है वह प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निकाय था जो कि विदेशों से व्यापार करता था। मणिग्रामम और एक था नाना देसी, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के व्यापारी संगठनों के बारे में हमारी वहाँ पर बात हुई थी, जैसे कि वलंगे था, बलंजियर था, इदंगे था। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यापारी संघों को हमने देखा है अभी जस्ट पिछले लेक्चर में। ठीक है, और चतुर्वेदी मंगलम जो था, आइए नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर। वहीं चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। जैसे कि गुप्त काल में जो दान दिया जाता था उसको अग्रहार कहा जाता था, उसी प्रकार से चोल काल में ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य या डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यह युद्ध देखिए, आइए एक्सप्लेनेशन देखें तो आप अच्छे समझ। देखिए, चोल शासक पारंतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंग शासक बुतुंग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था, और परास्त करने के बाद राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया था और कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कुंड की उपाधि धारण की थी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? ए महमूद गजनवी, बी बख्तियार खिलजी, सी मोहम्मद गौरी या फिर डी मलिक काफूर। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आप ऑप्शन डी रखिएगा, मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों को अंत कर दिया गया था। फिलहाल यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन को। देखिए, 1250 के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था।
चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1289 तक शासन करते रहे और उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिला। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण की विजय की थी, जिसमें उसके द्वारा यादव, काकतीय, होयसल और पांड्य आदि राजाओं को जीता गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जो सही आंसर टिक करेंगे वह मलिक काफूर को ही कीजिएगा। ठीक है, कभी भी प्रश्नों में आए आप मलिक काफूर के साथ ही जाइएगा। वहीं यह भी जान लीजिए कि राजेंद्र तृतीय को किसने परास्त किया था, तो होयसल और पांड्य राजाओं ने संयुक्त रूप से चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न जहाँ पूछा जा रहा है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। ए, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, संगम युग में उरैयूर जो है वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के निकट स्थित था उरैयूर और यह संगम काल का एक महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था और इसका विवरण आपको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। ए, गोदावरी, बी, कृष्णा, सी, तुंगभद्रा या डी, वेंगी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। पांड्यराज की अवस्थिति अगर ये आप मैप में देखेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि जो वेंगी नदी थी वह पांड्य राज्य की जीवन रेखा किस प्रकार से थी। लगभग मध्य से गुजरती थी पांड्य राज्य के। देखिए, पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था और इसमें आधुनिक मदुरा, तिन्नेवेल्ली के जिले और त्रावणकोर के कुछ भाग शामिल थे। ठीक है, आधुनिक मदुरा, तिन्नेवेल्ली कुछ जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग जो है वह प्राचीन काल में पांड्य राज्य के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, और पांड्य राज्य की जो राजधानी थी वह मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश जो है अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध। क्या बात ये लोग करते रहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से संगम युगीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए, कोरैके, दूसरा पुहार, तीसरा तोंडी और चौथा मुसीरी। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 एवं 3, सी, केवल 3 एवं 4 या फिर डी, 4 एवं 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। तोंडी और मुसीरी बंदरगाह जो है संगम युग में पश्चिम तटीय प्रमुख बंदरगाह थे। कुरकह और पुहार कहाँ के बंदरगाह थे जरा बताइए तो आप लोग। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हमको प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है, जिसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी, नेलीसंडा ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। जाहिर सी बात है कुरकह जो और पुहार जो है वह पूर्वी तट पे हुआ करते होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं सही आंसर भी, अपना ख्याल भी हटा करके बताऊंगा। ठीक है, तो नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था। ए, प्रधानमंत्री, बी, राजस्व मंत्री, सी, सेनाधिकारी या फिर डी, राजा। चलिए, देखिए, संगमकालीन साहित्यों में कोन को मन्नन शब्द जो है वह राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट, तृतीय संगम हुआ था। ए, अरिकामेडु में, बी, इरनाकुलम में, सी, मदुरई में, डी, तूतीकोरम में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रथम और तृतीय संगम दोनों ही मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम जो है वह कपाटपुरम या फिर अलैवाई में हुआ था। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, संगम है क्या, तो देखिए संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से होता है। ठीक है, इन गोष्ठी या संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाया। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। किन राजाओं के संरक्षण में, चोर या चेलों के, पांड्य राजाओं के। ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही तीनों संगम आयोजित किए गए थे, जिसमें से पहला संगम जो है वह मदुरई में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी।
दूसरा संगम जो है वह कपाटपुरम अलेवाई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आरंभ में तो अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसकी अध्यक्षता तोलकापियर के द्वारा की गई। और सबसे अंत में तृतीय संगम भी मदुरई में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही दक्षिण भारत का आर्यकरण करते हुए वहाँ के लोगों को आर्य बनाया था। और साथ ही साथ अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसे? महर्षि अगस्त्य को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर सूचियाँ दी हुई हैं और इनको आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही प्रकार से सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए चालुक्य, मदुरई, पल्लव, कन्नौज, हर्ष, बादामी, पांड्य, कांचीपुरम। कूट है ए 3-4-2-1, बी 4-3-2-1, सी 1-4-2-3, डी 1-3-2-4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 3-4-2-1। चालुक्य की राजधानी जो थी वह थी बादामी। पल्लवों की जो राजधानी थी, बताइए कौन सी थी? पल्लवों की जो राजधानी थी वह थी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। और सबसे अंत में जो पांड्य थे उनकी राजधानी मदुरा या मदुरई थी। ठीक है, फिर से बता दूं तो चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी कन्नौज और पांड्यों की राजधानी मदुरा या मदुरई थी। ठीक है, देखिए चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, तो हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। और सबसे अंत में पांड्यों की जो राजधानी थी वह मदुरई थी। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा, पारांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर आपको सही कालानुक्रम लगाना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए। ऑप्शन है ए 2-1-4-3, बी 3-1-4-2, सी 2-4-1-3 या डी 3-4-1-2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2-4-1-3। महेंद्र वर्मन के अधीन सबसे पहले पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की थी। फिर जो है पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई और सबसे अंत में फिर जो है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ और सबसे अंत में पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई। तो मैं एक्सप्लेनेशन से बता देता हूँ, फिर से आप समझ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाती हैं। देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी 600 से लेकर के 630 ईस्वी के बीच में। वहीं गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना की गई थी 750 से 777 ईस्वी तक। गोपाल जो है वहाँ का शासक रहा। फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय होता है 836 से 885 के मध्य राजा भोज शासक रहा। और सबसे अंत में पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की जाती है 907 से 955 ईस्वी तक। ठीक, यह शासक रहा था। देखिए, प्रतिहारों का उदय मिहिर भोज के अधीन हुआ था, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सन याद रखिएगा आप लोग, वहीं से कंफ्यूज करते हैं ये लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय राज्य एवं उसकी राजधानी का सही सुमेल नहीं है? ए पल्लव कांचीपुरम, बी पांड्य मदुरै, सी चेर पुडुचेरी, डी चोल तंजौर, ई होयसल द्वार समुद्रम। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चेरो की राजधानी पुडुचेरी नहीं थी। ठीक, चेरो की जो राजधानी थी वह वांची या फिर वांजी थी। देखिए यहाँ पर चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी या वांची थी। बाकी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, पांड्यों की मदुरई या मदुरा और चोलों की तंजौर थी। तो होयसलों की राजधानी जो थी वह थी द्वार समुद्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला परमेश्वर वर्मन प्रथम, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा नंदी वर्मन द्वितीय और चौथा महेंद्र वर्मन प्रथम। कूट है ए 4213, बी 4312, सी 1324, डी 3214। चलिए देखिए, सबसे पहले था नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन कह रहा हूँ, सबसे पहले था महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। पहले यहाँ देख लीजिए, इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होता है मैच कराने में ना कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, तो निश्चिंत रहिए, आपको सही सही करवाया जाएगा। गलती होगी तो उसके लिए सॉरी बोल दिया जाएगा। ठीक है, देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है सबसे पहले शासक बनता है, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम बनता है, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक बनता है और फिर सबसे अंत में दिए गए विकल्पों में नंदी वर्मन द्वितीय जो है वह शासक बनता है। यहाँ देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम 590 से 630 ईस्वी तक पल्लव शासक रहा। ठीक है, यह पल्लव शासकों की लिस्ट है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 630 से 668 ईस्वी तक शासक बना रहा। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है लगभग 670 से 695 ईस्वी तक शासक बना रहा। तो नंदी वर्मन द्वितीय जो है 731 से 795 ईस्वी तक शासक बना रहा था। नेक्स्ट, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? ए फाहियान, बी ह्वेनसान, सी इत्सिंग या फिर डी मातवालिन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मातवालिन ने जो है चीनी यात्रियों और चालुक्यों के शासनकाल के बारे में देखिए, मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी गुप्त या फिर डी मौर्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है आप सभी जानते हैं, चालुक्य वंश ने जो है उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत में शासन किया है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनका शासन मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिण भारत में ही केंद्रित था। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, इसके बारे में ऐहोल प्रशस्ति से हमको सूचना भी मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ए चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, बी चालुक्य राजा कुमारपाल, सी चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम या फिर डी कश्मीरी राजा जय सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य राजा कुमारपाल ने जो है अपने मंत्रियों को काशी भेजा था ताकि पशुओं पर प्रतिबंध लगाया जा सके, पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया जा सके। देखिए, चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह एक जैन मतानुयायी था और पशुओं पर क्रूरता को रोकने के लिए ही इसने काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। नेक्स्ट, कदंब राजाओं की राजधानी थी? ए तंजौर, बी वनवासी या बनवासी, सी कांची, डी बादामी या वातापी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बनवासी या वनवासी जो है कदंब राजाओं की राजधानी थी। देखिए, कदंब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश यानी कदंब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदंब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक था। ठीक है, बादामी का चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने
कदम राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तंजौर जो है वह चोलों की राजधानी थी, कांची पल्लवों की और बादामी जो है वह चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन या बंदरगाह था? ए काकीनाडा, बी मोटूपल्ली, सी मछलीपत्तनम या मसूलीपत्तनम, या फिर डी नेल्लूरू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण जो समुद्री पत्तन या बंदरगाह था वह था मोटूपल्ली। ठीक है, कहाँ पर था? आइए देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, मोटूपल्ली काकतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था और वर्तमान में यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस मोटूपल्ली नामक स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में भी उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा मोटूपल्ली शिलालेख से हमको ज्ञात होता है कि मोटूपल्ली से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात एवं निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, या फिर डी चालुक्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पांड्य राज्य ने जो है, देखिए, दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया था और इनकी जो राजधानी थी वह थी मदुरई। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ए मदुरई में, बी पुदुकोट्टई में, सी श्रीरंगम में, या फिर डी तंजावुर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है, यानी कि पांड्यों की जो राजधानी थी वहाँ पर स्थित है। देखिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं पर आयोजित हुआ था और इनकी अध्यक्षता, यानी कि प्रथम संगम की अध्यक्षता आचार्य अगस्त के द्वारा की गई थी। वहीं तृतीय संगम की अध्यक्षता जो है नक्कीरर के द्वारा की गई थी, जबकि द्वितीय संगम की अध्यक्षता महर्षि अगस्त के द्वारा शुरुआत की गई थी उसकी अध्यक्षता की, और बाद में उसकी अध्यक्षता तोलकापियर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था द्वितीय संगम, जरा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है, तो सीधे आंसर पे चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में अवस्थित है। नेक्स्ट, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ विभिन्न प्रकार के मंदिर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थित के बारे में पूछा जा रहा है। ए है मीनाक्षी मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश, बी वेंकटेश्वर मंदिर मदुरई बालाजी, सी महाकाल मंदिर हावड़ा पश्चिम बंगाल, डी बेलूर मठ उज्जैन। कूट है ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 1 2, डी 3 4 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, अभी बात हुई। मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुमाला, वेंकटेश्वर मंदिर जो है वह तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं महाकाल का मंदिर उज्जैन में स्थित है, तो बेल्लूर मठ जो है वह हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। महाकाल मंदिर उज्जैन में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है या तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बेल्लूर मठ जो है वहाँ पर, या बेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसके बारे में डिटेल से हमारा शायद पहला ही प्रश्न था, क्या पहला या दूसरा प्रश्न था पिछले लेक्चर का। गोपुरम कहलाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, या फिर यूँ कहूँ तो इस चैप्टर में इतना ही है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में। छोटा सा मतलब प्रश्नों की संख्या तो करीब इसमें 60 के आसपास है, लेकिन एक एक लाइन का उत्तर है, एक एक लाइन का प्रश्न है। इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी बात कर लेंगे जो कि पूर्व मध्यकाल है, और इसी के साथ हमारे प्राचीन इतिहास का संपूर्ण भाग जो है घटना चक्र का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।